स्टार्ट करते हैं डिस्कशन फिर डायरेक्टर्स वाले चैप्टर की किट की। बीपीपी किट में जो है डायरेक्टर्स वाला चैप्टर है और जो कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटर्स वाला हमने पढ़ा था और मीटिंग्स वाला उसकी इकट्ठे ही किट दी हुई है। तो ये जो दो चैप्टर्स हैं इनकी हम कंबाइंड किट कर रहे हैं, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। डायरेक्टर्स वाला और कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटर और मीटिंग्स वाला जो है उसकी इकट्ठे किट डिस्कशन करेंगे, एमसीक्यूज की भी और एमटीक्यूज की भी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डायरेक्टर इज एक्सप्रेसली अपॉइंटेड एज सच। कौन सा टाइप ऑफ डायरेक्टर है जिसको आप एक्सप्रेसली अपॉइंट करते हो? ठीक है, तो डीजीओ डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जिसको फॉर्मली एक्सप्रेसली जो है अपॉइंट किया जाता है। व्हाट इज द मिनिमम एज दैट डायरेक्टर कैन बी? तो 16 ईयर्स जो है वो मिनिमम एज होती है डायरेक्टर बनने की। हाउ मेनी डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू रिटायर एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग? ठीक है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग पे सारे के सारे डायरेक्टर्स रिटायर होते हैं। उसके बाद जो सब्सिक्वेंट होती है उसमें उस पे फिर 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स रिटायर होते हैं। और 1/3 कौन से वाले? सीनियरिटी पे जो सबसे टॉप पे होते हैं, यानी कि मोस्ट सीनियर। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द एक्चुअल अथॉरिटी? यानी कि एक्चुअल का मतलब होता है कि एक्सप्रेस अथॉरिटी, जो असल में अथॉरिटी है वो सीईओ या एमडी एक ही बात होती है, उसकी क्या होती है? द अथॉरिटी दैट बोर्ड हैज एक्सप्रेसली गिवन टू देम, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो डायरेक्टर को एक अथॉरिटी दी हुई है एक्चुअल में, वो उसकी एक्चुअल अथॉरिटी कहलाती है। बाकी दैट इज यूजुअल के जो होनी चाहिए सीईओ की वो इम्प्लाइड आ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बाकी द अथॉरिटी दैट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेज टू अदर्स दे हैव, तो ये अपेरेंट या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी कहलाती है। उसके बाद है, द पावर्स ऑफ द कंपनीज डायरेक्टर्स आर डिफाइंड इन विच कंपनी डॉक्यूमेंट। तो कंपनी के डायरेक्टर्स के पास क्या पावर होती है? ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी कि कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज अ डायरेक्टर ओ देयर स्टैट्यूटरी ड्यूटीज? तो डायरेक्टर जो है अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी कंपनी एज अ होल को ओ करते हैं, इंडिविजुअल मेंबर्स को नहीं करते, हमने डिस्कशन की थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस विल डायरेक्टर बी पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ कंपनी? किन सर्कमस्टांसेस में डायरेक्टर जो है वो कंपनी के डेट्स के लिए जाती तौर पर रिस्पॉन्सिबल होगा? पहला ऑप्शन है, वेयर द कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन स्टेट दैट दे आर लायबल, यानी कि कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि इस सिचुएशन में वो लायबल होगा, पर्सनली लायबल। तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है सबसे टॉप पे है, जिस 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 चीज के बारे में कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि अगर डायरेक्टर ने ऐसी हरकत की तो वो लायबल होगा, तो वो लायबल होगा। बाकी वेयर क्रेडिटर हैज टोल्ड देम दे आर लायबल, तो ये, और वेयर दे हैव ब्रीच देयर फिड्यूशरी ड्यूटी, तो फिड्यूशरी ड्यूटी अगर उसने ब्रीच की भी है तो हर सूरत में जरूरी नहीं है कि वो लायबल होगा, उसको पेनल्टी हो सकती है, फाइन हो सकता है। ये नहीं होगा कि जो कंपनी के डेट्स के लिए वो जाती तौर पर रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। ठीक है, तो फिड्यूशियरी ड्यूटी कौन सी थी? ड्यूटी बाय ट्रस्ट, जो उसकी पोजीशन होती है, उस पे जो हम ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस करते हैं उसकी बेस पे उसकी क्या ड्यूटीज होती हैं, उसको फिड्यूशरी ड्यूटी बोलते हैं। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डायरेक्टर इज नॉट वैलिडली अपॉइंटेड बट इज हेल्ड आउट बाय द कंपनी टू बी अ डायरेक्टर? वो कौन सा डायरेक्टर है जो कि अपॉइंट तो नहीं होता लेकिन हेल्ड आउट बाय द कंपनी टू बी अ डायरेक्टर? कंपनी ऐसे हेल्ड आउट करती है कि वो डायरेक्टर है। तो बेसिकली वो डिफेक्टो डायरेक्टर होता है, जो कि फॉर्मली अपॉइंट नहीं होता लेकिन उसकी जो बातें होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको कंपनी फॉलो कर रही होती है। ठीक है, तो वो डिफेक्टो डायरेक्टर होता है। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन सा होता है? दे आर इंडिविजुअल दैट आर हेल्ड आउट बाय द कंपनी टू बी डायरेक्टर्स? नहीं। दे आर नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे रनिंग ऑफ द कंपनी? यस। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हमने बात की थी कि वो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में इन्वॉल्व नहीं होता, पार्ट टाइम होता है, बोर्ड में इसलिए आता है कि इंडिपेंडेंट व्यू दे सके अपना। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट होता है, तो वो डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होता। एनईडी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फिर है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्राउंड्स दैट मस्ट बी फुलफिल इन ऑर्डर फॉर अ कोर्ट टू बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्वालीफाई डायरेक्टर? तो यहाँ पर वर्डिंग को आपने गौर से देखना है कि मस्ट का मतलब ये है कि इन सूरत में लाजमी इसको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि चारों सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें वो डिस्क्वालीफाई तो होगा, लेकिन दो ऐसी हैं जिसमें हर सूरत में कोई चांस नहीं है उसके बचने का, डिस्क्वालिफिकेशन का। तो वो दो कौन सी हैं? नंबर 1 जो है, कन्विक्शन ऑफ इनडिक्टेबल ऑफेंस इन कनेक्शन विद द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी और इंसॉल्वेंसी। पहली है कि अगर उसने कोई इनडिक्टेबल ऑफेंस किया है तो यस, कोर्ट उसको जो है वो उस ऑफेंस के तहत उसको डिस्क्वालीफाई कर सकती है, लेकिन मस्ट नहीं है। ठीक है, कोई और उसको सजा भी सुनाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन डिस्क्वालीफाई बेसिकली हर सूरत में लाजिम नहीं है कि वो होगा। ठीक है, तो पहले में डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ठीक है, वर्डिंग को आपने गौर से पढ़ना है कि होगा चारों में, लेकिन दो सूरत में मस्ट होगा। तो पहली में तो नहीं होगा कि मस्ट, जहां पर मस्ट की रिक्वायरमेंट है। दूसरी, इंसॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी दैट दे डायरेक्टर ऑफ, जिस कंपनी के वो डायरेक्टर थे वो कंपनी का दिवालिया निकल गया, शट डाउन हो गया, तो इस सूरत में वो इसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। कंडक्ट मेकिंग देम अनफिट टू बी कंसर्न इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, कि वो कंडक्ट
जिस वो कंडक्ट, वो जो कंडक्ट शो कर रहे हैं जिसकी बेस पे ऐसा लग रहा है कि यार ये अब कंपनी की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है, तो उस सूरत में भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर वो कंपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोविजन को मीट नहीं कर रहा, जैसे वो रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहा, तो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, लेकिन लाजिम नहीं है, ठीक है। कुछ उस पर पेनल्टी भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो पहली और दो में भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी। जबकि सेकंड और थर्ड में हर सूरत में वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव अ डायरेक्टर फ्रॉम ऑफिस। तो डायरेक्टर को और ऑडिटर को निकालने के लिए बेसिकली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन स्पेशल नोटिस चाहिए होता है, यानी कि 50% प्लस वोट्स चाहिए होते हैं। और स्पेशल नोटिस देना पड़ता है मेंबर्स को, 28 डेज का जो नोटिस होता है स्पेशल नोटिस बोलते हैं। तो डायरेक्टर को निकालने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए होती है विद स्पेशल नोटिस। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द करेक्ट वे द डायरेक्टर्स शुड यूज देयर पावर्स। इनमें से कौन सी चीजें करेक्टली डिस्क्राइब करी कि डायरेक्टर्स को अपनी पावर को ऐसे यूज करना चाहिए। तो डायरेक्टर को अपनी पावर को ऐसा यूज करना चाहिए कि वो, जिससे उनको लगे कि यार वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी में काम करें, ठीक है। हमने डिस्कशन भी की थी कि फॉर अ प्रॉपर पर्पस दैट इज ऑनेस्टली बिलीव टू बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स को अपनी पावर ऐसे इस्तेमाल करनी चाहिए, उस उन मकासद के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए जिन मकासद का डायरेक्टर को लगता है कि अगर मैं इन मकासद को अचीव करूंगा, इस पर्पस को फॉलो करूंगा, तो मेरी कंपनी के लिए सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से डायरेक्टर को अपनी पावर को इस्तेमाल करना चाहिए उन मकसद के लिए, जिस मकसद को फॉलो करके अचीव करके उसको लगता है, ऑनेस्टली वो बिलीव करता है कि कंपनी के फायदे सबसे फायदेमंद चीज यही है, तो वो उस हिसाब से पावर को उसको यूटिलाइज करना चाहिए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द डायरेक्टर हैज एक्टेड आउटसाइड देयर अथॉरिटी इज करेक्ट। डायरेक्टर अगर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर जाता है, यानी कि अपनी जो उसको अथॉरिटी दी जाती है वो अपने उससे बाहर चला जाता है, तो उस हवाले से क्या चीज करेक्ट है। द कंपनी में नॉट सब्सिक्वेंटली रेटिफाई देयर एक्शन। अगर वो अपनी अथॉरिटी से बाहर निकल के कोई काम कर देता है, तो कंपनी जो है वो उसको बाद में अप्रूवल नहीं देगी, ठीक है। ये तो नई बात थी, हमने बात की थी डायरेक्टर की ड्यूटीज में था कि उसकी ड्यूटी होती है कि टू एक्ट विद इन द पावर्स। लेकिन अगर वो पावर से एक्सीड कर जाता है, तो मेंबर्स अगर चाहें तो जिस जो ट्रांजैक्शन उसने किया है पावर से एक्सीड करके, उसको अप्रूव कर सकते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के साथ, ठीक है। जो पहली ड्यूटी हमने पढ़ी थी उसमें इसमें भी पॉइंट बयान किया गया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग statutory duty is director meeting when they consider the long term consequences of decision on their employee। तो लॉन्ग डायरेक्टर को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए, रिगार्ड देना चाहिए कि उसके डिसीजन का कंपनी के लॉन्ग टर्म पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये हमने जो चीज पढ़ी थी, ये पढ़ी थी टू प्रोमोट द सक्सेस ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी की सक्सेस को प्रमोट करने का वन वे ये था। इसमें डिफरेंट हमने चीजें पढ़ी थी कि डायरेक्टर को देखना चाहिए कि कम्युनिटी के लिए क्या चीज बेस्ट है, अपने एम्प्लॉयज के हवाले से उसको देखना चाहिए, मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप के हवाले से उसको देखना चाहिए। और एक पॉइंट ये था प्रमोट ड्यूटी टू प्रमोट द सक्सेस ऑफ द कंपनी में, कि उसको देखना चाहिए कि उसकी डिसीजन का लॉन्ग टर्म पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, ऑन देयर एम्प्लॉयज, बेसिकली एम्प्लॉयज या कंपनी एज अ होल। फिर उसके बाद है which two of the following describes the level of knowledge, skill and experience required by a director in order to meet their statutory duty to exercise reasonable skill, care and diligence। डायरेक्टर की एक स्टैच्यूटरी ड्यूटी होती थी कि रीजनेबल केयर, स्किल और डिलीजेंस को उसने फॉलो करना है, ठीक है, उसने वो काम करना है। तो क्या दो चीजें ये बता रही हैं कि क्या लेवल ऑफ नॉलेज होना चाहिए। तो हमने दो चीजें पढ़ी थी इस पॉइंट में, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और दूसरा सब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो ये कहता था कि हम लोग वो रीजनेबल केयर, स्किल और डिलीजेंस एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी डायरेक्टर के साथ जो कि एक रीजनेबल बंदा उसकी पोजीशन पे उसने शो करनी थी, ठीक है। और सब्जेक्टिव टेस्ट क्या कहता था कि अगर इसके पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज, स्किल या एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से वो क्या उसको स्किल, लेवल ऑफ स्किल या केयर शो करना चाहिए था, हम वो एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कौन से दो राइट आंसर होंगे। द नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस दैट डायरेक्टर एक्चुअली हैज, कि एक्चुअल में जो उसके पास है उस हिसाब से उसे क्या डिलीजेंस या केयर या स्किल का लेवल शो करना चाहिए। नंबर टू, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक रीजनेबल बंदा उसकी पोजीशन पे जो होगा, जो डायरेक्टर के काम कर रहा होगा, वो क्या शो करता। ये दो जो है ना उसको लेवल ऑफ स्किल, केयर और डिलीजेंस शो करना है। अब इसके बाद आगे मूव करते हैं अदर कंपनी ऑफिसर्स में, हम ऑडिटर्स, कंपनी सेक्रेटरी के हवाले से क्वेश्चन होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज मस्ट हैव अ कंपनी सेक्रेटरी। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए जो है मस्ट है, लाजिम है कि उनका कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए। बाकी कंपनी में है उनकी मर्जी है, रखें या ना रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज एसोसिएटेड विद कंपनी में नॉट एक्ट एज इट्स कंपनी सेक्रेटरी। कौन सी पार्टीज जो हैं, कौन से लोग हैं जो कि कंपनी सेक्रेटरी की तरह एक्ट नहीं कर सकते। तो हमने कहा था कि एक सोल डायरेक्टर, यानी कि एक कंपनी में एक ही डायरेक्टर है, तो वो कंपनी सेक्रेटरी भी नहीं हो सकता, ठीक है।
तो कंपनी डायरेक्टर जो है वो कंपनी सेक्रेटरी नहीं हो सकता। बाकी अगर कोई अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी बन जाता है, देखिए एसीसीए हो गया, सॉलिसिटर, कोई फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हो गया, तो वो कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है, ठीक है। लेकिन एक कंपनी में एक ही डायरेक्टर है, ठीक है, वो फिर कंपनी सेक्रेटरी नहीं बन सकता, डुअल रोल नहीं कर सकता। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज एसोसिएटेड विद कंपनी अपॉइंट्स द कंपनी सेक्रेटरी, तो कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट्स डायरेक्टर्स करते हैं। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिजिबल टू एक्ट एज अ कंपनीज ऑडिटर, एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, फिर स्टेक आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। पार्टनर ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, बिल्कुल भी नहीं, फिर अगेन इंटरेस्ट आ जाएगा, स्टेक आ जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी का एक पार्टनर है, वो ऑडिटर बन गया, तो उसका फिर इसमें इंटरेस्ट बन जाएगा ना। द अकाउंटेंसी फर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द कंपनीज अकाउंट, वो अकाउंटेंसी फर्म जो कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, वो उसको ऑडिट कर सकती है। यस, मोस्टली ऐसा ही होता है कि बड़ी कंपनीज जो है सेम फर्म ही उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है और उसको ऑडिट करती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। तो हाँ, अकाउंटेंसी फर्म एक जो है वो ऑडिटर के जॉब कर सकती है, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज अपॉइंट्स द कंपनीज फर्स्ट एवर ऑडिटर्स, तो फर्स्ट एवर ऑडिटर्स को भी कौन अपॉइंट करता है? डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटर्स आर डीम्ड ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड ईच ईयर अनलेस स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस डिक्टेट अदरवाइज, कौन से ऑडिटर्स हैं जिनको हम ऑटोमेटिकली ये ट्रीट करते हैं कि यार इस साल जिसने मेरा ऑडिट किया था अगले साल भी वही करेगा, अनलेस अगर कोई और सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, उनसे उनसे रिलेशन खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन मैं आपको भी बता देता हूँ कि ये आप लिख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा कि जो प्राइवेट कंपनीज के ऑडिटर होते हैं ना, उनको हम यही एजम्पशन हमारी होती है कि हम यही एज्यूम करते हैं, ठीक है। और वो यही वही होते हैं वही, और हम ये हमारी ये होती है बेसिकली अजम्पशन होती है कि जो ऑडिटर्स होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर के लिए भी हमारे ऑडिटर्स ही होंगे, अनलेस कोई और सर्कमस्टांसेस डिक्टेट करते हैं। क्लियर है? जी जी। सही है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैच्यूटरी ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर, ऑडिटर की एक स्टैच्यूटरी ड्यूटी क्या होती है, ठीक है। तो ऑडिटर की स्टैच्यूटरी ड्यूटी क्या होती थी कि वो मेंबर्स को यानी शेयर होल्डर्स को जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे कंपनी का, और इस चीज़ को इंश्योर करे कि जो बेसिकली अकाउंट्स हैं वो इन अकॉर्डेंस विद रेलिवेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और कंपनी एक्ट को फॉलो करते हुए बनाएंगे, यानी कि रेलिवेंट लॉ को फॉलो करते हुए बनाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा कि मेंबर्स को रिपोर्ट करना कि जो उसके अकाउंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं और वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हैं कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। नीचे में सिर्फ उसने लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, तो ये नहीं देखना आपने आपने ये ट्रू एंड फेयर व्यू भी देना है कि कोई उनमें मिस स्टेटमेंट्स तो नहीं है, एरर्स तो नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नहीं, पूरी पिक्चर को देखना होता है। फर्स्ट वाले में कह रहा है कि अकाउंट्स आर एक्यूरेट और फ्री फ्रॉम एरर, तो देखें जब ऑडिटर एक अकाउंट को किसी कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करता है तो वो कभी ये नहीं कहता कि आपके कंपनी में कोई मिस्टेक नहीं है, 100% एरर फ्री आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कभी भी ऐसा नहीं होता। ऑडिटर रिपोर्ट करता है कि कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। मटीरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि कोई बड़ी सिग्निफिकेंट मिस स्टेटमेंट नहीं है। आप एफ में इसको काफी मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ आप ये पढ़ेंगे। तो अकाउंट जब ऑडिट होते हैं तो ऑडिटर ये नहीं कहता जी आपके 100% अकाउंट जो है ना वो फ्री फ्रॉम एरर हैं, कभी भी नहीं। वो कहेगा कि योर अकाउंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट, यानी कि वो एरर्स जो मटीरियल हैं जिनकी अमाउंट बड़ी है, काफी सिग्निफिकेंट है, उनसे जो है ना आपके अकाउंट्स फ्री हैं। यानी कि माइनर माइनर तो हर किसी में हो सकती हैं। तो मेजर एरर्स, मेजर वर्ड तो मुझे खैर नहीं यूज करना चाहिए, मटीरियल मिस स्टेटमेंट वर्ड होता है, या खैर आप F8 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आउट द स्पेसिफिक ड्यूटीज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ कंपनी सेक्रेटरी, तो हमने कहा था कि कंपनी सेक्रेटरी की कोई स्टैट्यूटरी ड्यूटी नहीं होती, लॉ शॉ में कहीं नहीं लिखा होता कि कंपनी सेक्रेटरी ने ये काम करना होता है। कंपनी सेक्रेटरी वही करता है जो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहता है, और यूजली वो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करता है कि कंपनी सेक्रेटरी की क्या ड्यूटी होनी चाहिए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट डज अ कंपनी सेक्रेटरी हैव पावर टू बाइंड द कंपनी, तो कंपनी सेक्रेटरी जो है उसके पास पावर होती है कंपनी को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में बाइंड करने की, ठीक है। तो इन्वेंट्री को परचेज करना सप्लायर से, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक्विजिशन ऑफ हेड ऑफिस बिल्डिंग, ये भी नहीं है। बैंक से लोन भी लेना भी, इट्स नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव, दीज आर कमर्शियल नेचर कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ, अगर उसने कोई कार हायर की है, कस्टमर कस्टमर जो है वो जा रहा है डायरेक्टर से मीट करने, तो उस पे कोई कार हायरिंग के कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है, ठीक है। फिर
है विच टू ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज वुड अ कंपनी सेक्रेटरी एक्सपेक्ट टू परफॉर्म। हम कंपनी सेक्रेटरी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कौन सी दो ड्यूटीज करेगा? तो एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग द कंपनी स्टैट्यूटरी रजिस्टर्ड, यस, कंपनी के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, बिल्कुल। फाइलिंग एक्यूरेट रिटर्न्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, बिल्कुल, कि ये भी उसकी ड्यूटी होती है। देखिए ये सारी ड्यूटी जो हम कर रहे हैं, ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की है, होती है कंपनी सेक्रेटरी की। बाकी हायरिंग एंड फायरिंग डायरेक्टर्स, इट्स नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो कर ही नहीं सकता, डायरेक्टर्स उससे उल्टा हायर करते हैं और फायर कर सकते हैं। कंपनी के ऑर्डर के वर्क को भी रिव्यू करना, इट्स नॉट अ जॉब ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो ऑप्शन ए और बी जो है वो कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमिटेड क्वालिफिकेशन फॉर अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जो क्वालिफिकेशन थी, हमने कहा था कि वो किसी प्रोफेशनल बॉडी का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो फुल मेंबरशिप ऑफ एसीसीए, यानी कि एक एसीसीए मेंबर जो है वो कंपनी सेक्रेटरी की जॉब कर सकता है। एक बिजनेस डिग्री जो होना वो जरूरी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट एज अ पब्लिक सेक्रेटरी फॉर 2 आउट ऑफ 5 ईयर्स नहीं, 3 आउट ऑफ 5 ईयर्स रिक्वायरमेंट थी। अ क्वालिफाइंग लॉ डिग्री, इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट। प्रोफेशनल बॉडी की एक डिग्री होनी चाहिए, जिसमें हमने देखा था आईसीडब्ल्यू, फिर पिफा था और एसीसीए था, ठीक है, या फिर उसी के इक्विवेलेंट दूसरे मुल्कों में कोई डिग्री है वो होनी चाहिए, तो कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैच्यूटरी राइट ऑफ अ कंपनीज ऑडिटर। कंपनी के ऑडिटर के पास ये राइट होता है, स्टैच्यूटरी राइट होता है कि वो जब चाहे वो कंपनी के रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है, और डायरेक्टर्स का काम है उसके रिक्वेस्ट को फुलफिल करना, अदरवाइज हमने कहा था कि ये एक ऑफेंस होगा। फिर है व्हाट टाइप ऑफ कंपनी रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन ऑडिटर। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि डायरेक्टर को भी और ऑडिटर को भी रिमूव करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए होती है विद स्पेशल नोटिस। Then which of the following must an order of a non-quoted company provide if they are removed from office at a general meeting। जब एक ऑर्डर को निकाला जाता है तो उसको क्या चीज बेसिकली कम्युनिकेट करनी चाहिए, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट कम्युनिकेट करनी चाहिए मेंबर्स और क्रेडिटर्स को कि उस चीज के हवाले से जिस चीज को के बारे में ऑडिटर सोचता है कि यार मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन ये कंपनी के लोग जो हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स हैं, और जिन्होंने कंपनी को लोन प्रोवाइड किया हुआ, क्रेडिटर्स हैं, उनको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट हमने पढ़ा था कि जब ऑडिटर जाता है तो वो एक स्टेटमेंट देता है, उसमें हमने पढ़ा था कि स्टेटमेंट उसको देनी चाहिए मेंबर्स और क्रेडिटर्स को, अगर वो ये फील करता है कि यार ये जो बातें मुझे पता है ये पता होनी चाहिए शेयर होल्डर्स को भी कंपनी के और कंपनी के क्रेडिटर्स को भी, तो वो स्टेटमेंट वो जब वो जा रहा होता है तो वो बताता है, ठीक है। बाकी ये यहाँ पर तो ये सरकमस्टांसिस है ना, यानी कि जब उसको लगे कि मुझे बताना चाहिए तब। अगर वो लिस्टेड कंपनी का ऑडिटर होता ना तो उसको हर सूरत में वो बात बतानी ही बतानी थी, ठीक है। कि बेशक वो जो भी रीजन था उसके डिपार्चर का, जो भी बातें हैं जो कि मालूम होनी चाहिए वो सब की सब वो बताएगा ही बताएगा, ठीक है। इसमें जब वो तभी बताएगा जब वो फील करता है कि यार ये बतानी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो ना बताए तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद लास्ट है कि कौन सा क्राइटेरिया है जो कि प्राइवेट कंपनी मीट करनी चाहिए ताकि वो ऑडिट से एग्जाम्प्ट हो। तो देखें ये सवाल पहले भी एक दफ़ा आ चुका है। तो जो आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, वो 2016 से पिछला लिखा हुआ है क्राइटेरिया। मैंने जो आपको किट सॉल्व कराई थी लास्ट चैप्टर भी जो हमने किया था, चैप्टर जो हमारा 7 था, उसमें में भी प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनीज का जिक्र था, ठीक है। स्मॉल कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज, मतलब जो प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनीज होती हैं ना वही ऑडिट से एग्जाम्प्ट होती है, एक ही बात होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो हमने कहा था कि इट्स नॉट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम ऑडिट, ठीक है, वो हर सूरत में उसका ऑडिट होगा ही होगा। तो जो बुक वाला क्राइटेरिया लिखा हुआ है ना इस चैप्टर में, आपका जो चैप्टर 9 है, उस उसको आपने चैप्टर टेन होगा, चैप्टर 10 उसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। तो जो क्राइटेरिया है वो यही है, ये हमने चैप्टर 7 में भी मार्क किया था कि डिस्कशन में, कि टर्नओवर जो है वो 10.2 मिलियन से कम होना चाहिए, बैलेंस शीट का टोटल जो है वो 5.1 मिलियन से कम होना चाहिए, और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो 50 से कम होने चाहिए। इसने यहाँ पर 30 लिखा हुआ है तो ये गलत लिखा हुआ है। तो दो ही हमने बताने थे, खैर तो तीसरा भी मैंने आपको बता दिया है। वो जो सवाल आया था चैप्टर 7 में उसमें एक चीज नहीं थी तो वो हमने उसको मार्क किया था, बाकी 3 चीजें थी, तो ये ऑलरेडी डिस्कस्ड हुआ हुआ है, ठीक है। तो बस आपने याद रखना है कि जो बुक वाला क्राइटेरिया है वो आप अभी नोट भी कर लें कि वो इट्स नॉट रेलिवेंट ना, वो 2016 तक था, ठीक है। 2016 के बाद ये क्राइटेरिया होगा। स्मॉल कंपनीज जो हैं वो ऑडिट से एग्जाम्प्ट होती हैं, प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो है ऑडिट से एग्जाम्प्ट नहीं होती। तो ये दो क्राइटेरियाज हैं। तीसरा है कि एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्यूअर देन 50। क्लियर है ये बात? जी। सही है। अच्छा, कुछ चीजें हम जो करते हैं ना, क्योंकि हमने कैप्टन स्टडी टैक्स को फॉलो किया हुआ है और इधर हम बीपीपी किट की डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि बीपीपी किट बहुत टफ है ना। कैप्टन की किट आप देखेंगे तो इट्स पीस ऑफ केक।
तो वो कुछ ना कुछ चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है, तो उस हवाले से परेशान आपने नहीं होना। जो चीज़ें एक नई आ जाती हैं तो बंदा सेपरेटली नोट डाउन कर लेता है, उनको रीड कर लेता है कि ये चीज़ इस तरह होती है, ठीक है। जैसे भी हमने लास्ट में पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी का जो ऑडिटर होता है उसको हम ऑटोमेटिकली ये हम एज्यूम करते हैं कि वो रीअपॉइंटेड ही है, ठीक है। अनलेस कुछ और बीच में कोई उसके साथ झगड़े वगैरह हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, वरना वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर के लिए भी वही होता है, ठीक है। तो ये जिस तरह पॉइंट आ गया, बस नोट नोट डाउन कर लें और याद रख लें, ठीक है। इसके बाद है at annual general meeting, an annual general meeting must be held by which of the following companies? So public limited companies, it's mandatory for them to held annual general meeting, ठीक है। public companies के लिए mandatory है। Unless a shorter period is agreed by the members, how many days notice must be given in respect of an annual general meeting? अनलेस के बाकी मेंबर्स 90% प्लस, हमने बात की थी कि कम पीरियड पे एग्री करते हैं नॉर्मली, इसको हटा के नॉर्मली कितने दिनों का नोटिस दिया जाता है एजीएम का, तो वो 21 डेज का नोटिस दिया जाता है। फिर है हाउ मेनी डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग एट विच स्पेशल रेजोल्यूशन इज टू बी वोटेड ऑन। वो मीटिंग जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन आपने उसकी वोटिंग करनी है, उसका जो नोटिस है वो कितने दिनों का होना चाहिए? इट शुड बी ऑफ 14 डेज। फिर है एट मिनिमम व्हाट परसेंटेज ऑफ वोट इज रिक्वायर्ड टू पास एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था 50% प्लस वोट्स होते हैं, ठीक है। तो 50% प्लस में 51% बेसिकली होगा नॉर्मली। देखें, 50% पे तो कोई वोटिंग होगी नहीं ना, 50 में तो कोई डिसीजन ही नहीं होगी। तो 51%, 50% अबव का मतलब ये होता है, 50% प्लस का मतलब होता है 51% वोट। अगर 75% से ज्यादा हो गए तो वो फिर क्या होता था? स्पेशल रेजोल्यूशन होती थी, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन होती थी। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए 50% प्लस और स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए 75% प्लस। फिर है एट मिनिमम व्हाट परसेंटेज ऑफ द मेंबर्स कैन एग्री टू अ शॉर्टर नोटिस पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल मीटिंग। कितने परसेंटेज होनी चाहिए शेयर होल्डर्स की कि वो नोटिस पीरियड को कम कर सकें, यानी कि वो कह सकें कि यार नोटिस पीरियड कम होना चाहिए। तो मैं अभी आपको ऊपर बता चुका हूँ कि अगर एटलीस्ट 90% लोग कहते हैं ना कि जो नोटिस पीरियड आपने हमें दिया है वो कम कर दें, तो फिर वो नोटिस पीरियड का टाइम कम हो सकता है, ठीक है। ये ऊपर जो पॉइंट हमने पढ़ा था कि अनलेस के नॉर्मली तो 21 दिन हो गया, ठीक है। अगर 90% प्लस लोग ये कहते हैं ना कि यार 21 दिन से कम का नोटिस रखें शेयर होल्डर्स, तो फिर वो हो सकता है। इसलिए इसने यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ था कि अनलेस शॉर्टर पीरियड एग्रीड बाय मेंबर्स, यानी कि इस चीज को अगर हम हटा दें तो नॉर्मली कितना होना चाहिए। क्लियर है ये पॉइंट? जी जी। बाकी है व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट्स रिक्वायर्ड बाय मेंबर्स टू रिक्वेजिशन अ रेजोल्यूशन एट एन एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब कितने परसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट, कितने परसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स जिनके पास कितने परसेंट वोटिंग राइट्स हैं, सॉरी, शेयर होल्डर्स के पास कितने परसेंट वोटिंग राइट्स होने चाहिए कि वो रिक्वेस्ट कर सकें कि रेजोल्यूशन होनी चाहिए, ठीक है। तो 5% जो है ना, यानी कि 5%, अगर ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास एटलीस्ट 5% वोटिंग राइट्स है तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि रेजोल्यूशन हो, ठीक है। कोई भी रेजोल्यूशन ऑन अ वोट ऑन अ शो ऑफ हैंड्स। वोट जब हो रहा होता है शेयर होल्डर्स का, जहां पर आप हाथ खड़ा करके वोट कर रहे होते हो, तो एक मेंबर के पास कितना वोट होता है? 1। मतलब एक मेंबर एक ही हाथ खड़ा कर सकता है, यानी कि उसके पास एक ही वोट है। ये नहीं है कि दो हाथ खड़ा करेगा मेरे दो वोट से, नहीं। जब वोट्स ऑन हैंड्स होता है उसमें वो वन हैंड खड़ा करता है, ठीक है। बाकी पोलिंग में भी यही होता है। पोलिंग में यह है कि वो शो ऑफ हैंड नहीं करता। अब ये देखें ना, ये अब एक जनरल सी बात है कि अगर कम शेयर होल्डर्स होंगे तो शो ऑफ हैंड से भी काउंट हो जाएंगे। 30 शेयर होल्डर्स हैं, इतने लोग इसके हक में, इतने लोग इसके हक में। अगर हजारों शेयर होल्डर्स हैं तो वोटिंग होगी, ठीक है। वोटिंग पोल होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ एन एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग के जो ऑर्डिनरी बिजनेसेस हैं उसमें हम क्या चीज डिस्कस करते हैं, ठीक है। अप्रूविंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, के डिविडेंड्स की पेमेंट को अप्रूव करना जो है ना, हम ये एजीएम के ऑर्डिनरी बिजनेस में डिस्कस करते हैं, ठीक है। यानी कि डिविडेंड्स को डिक्लेयर करना। बाकी जो कंपनी नेम को चेंज करना, कंपनी का शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर वो बंदा होता है जो कि कंपनी को शट डाउन कर रहा होता है, उसको अपॉइंट करना, ठीक है। कंपनी के शट डाउन करने के बाद हम एक ऑफिसर अपॉइंट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर वो कहलाता है। अभी हम ये बात करेंगे अगला चैप्टर में, फिर आपको ये क्लियरली पता चलेगा। तो खैर, ये जो एजीएम में नॉर्मली हम डिस्कशन करते हैं वो डिविडेंड्स डिक्लेयर के हवाले से होती है। बाकी कंपनी के नेम को चेंज करना, कंपनी का शेयर कैपिटल कम हो जाता है, आर्टिकल्स को चेंज करना हो, तो ये जो है इसमें नहीं होता, ठीक है। एजीएम में नहीं होता। In a general meeting, which of the following items of the business would require special resolution? Special resolution जो है
वो किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो रिक्वायर्ड होगी आर्टिकल्स को ऑल्टर करने के लिए। अगर आप आर्टिकल्स यानी कि कंपनी के रूल्स और प्रिंसिपल्स को आपने ऑल्टर करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, यानी कि 75% प्लस वोट्स चाहिए। और हमने बात की थी कि जब आप आर्टिकल्स को ऑल्टर करते हो तो 14 दिनों के अंदर आपने रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। उसके बाद है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली which of the following are correct differences between ordinary and special resolution। ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन के दरमियान क्या क्या फर्क है, कौन से दो फर्क हैं, ठीक है। नंबर वन वो कह रहा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन का टेक्स्ट जो है वो कंप्लीटली उसमें डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि किस मकसद के लिए मीटिंग को कन्वे किया जा रहा है, ठीक है। जबकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में पूरी एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बात करेक्ट है कि अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन बुला रहे हैं तो आपने जो टेक्स्ट है उसका वो इन फुल जो जो भी उसके पॉइंट्स है सारा कुछ वो आपने लिखना है, उसमें मेंशन करना है, ठीक है, जब आप नोटिस दे रहे होंगे शेयर होल्डर्स को। जबकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में आप प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन ना भी दें तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये सही है, ये डिफरेंस है। दूसरा, a special resolution requires 21 days notice and ordinary resolution requires 14 days notice। तो ये गलत है, दोनों जो हैं बोथ रिक्वायर 14 डेज नोटिस, ठीक है। दोनों के लिए 14 होनी चाहिए, 14 डेज। फिर उसके बाद है एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कैन बी पास्ड ऑन शो ऑफ हैंड्स बट अ स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्स अ पोल टू बी टेकन। तो ये भी गलत है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दोनों मेथड हो सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है ना कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने। अगर तो शेयर होल्डर्स कम है तो ऑब्वियसली शो ऑफ हैंड से ही के हाथ खड़ा करके वो गिन लेंगे कितने इस बात के हक में कितने इस बात के हक में नहीं है। अगर ज्यादा लोग हैं तो फिर वोटिंग होगी, ठीक है। तो ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है या स्पेशल रेजोल्यूशन है, नहीं। ये एक जनरल सी बात है, ये नंबर ऑफ मेंबर्स पे डिपेंड करता है। फिर है कि कॉपीज ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट ऑलवेज बी सेंट टू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। यस, जहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन हो रही है उसकी कॉपी आप रजिस्ट्रार को भेजनी है। जैसे हमने ऊपर बात की कि आर्टिकल्स को आप ऑल्टर कर रहे हो, स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू कर रहे हो ना, तो आप रजिस्ट्रार को कॉपी भेजते हो। जबकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से जो काम आप कर रहे हो उसको जनरली जो है रजिस्ट्रार को भेजने की जरूरत नहीं होती। फिर है विच टाइप ऑफ द रेजोल्यूशन कैन ओनली बी पास बाय प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी सिर्फ रिटर्न रेजोल्यूशन पास करती है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी जो है वो रिटर्न रेजोल्यूशन पास करती है, पब्लिक कंपनी सिर्फ ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन कर सकती है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी अचीव बाय रिटर्न रेजोल्यूशन, यानी कि प्राइवेट कंपनी जो रिटर्न रेजोल्यूशन करती है उसमें क्या चीज नहीं हो सकती। तो दो चीजें में एक जनरल सा पॉइंट है कि रिटर्न रेजोल्यूशन में जो है ना वो चीजें नहीं आप कर सकते जिन चीजों के लिए स्पेशल नोटिस चाहिए, यानी कि 28 डेज का नोटिस रिक्वायर्ड है। तो वो दो चीजें क्या थी ये अभी हमने डिस्कस भी की हैं कि ऑडिटर को रिमूव करने के लिए स्पेशल नोटिस चाहिए होता है, उसके बाद आपके डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए स्पेशल नोटिस चाहिए होता है। तो जिन चीजों के लिए आपको स्पेशल नोटिस चाहिए होता है वो चीजें जो है ना रिटर्न रेजोल्यूशन में नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा सब कुछ होता है प्राइवेट कंपनी ने जो कुछ मर्जी डिस्कस करना। क्लियर है ये पॉइंट। जी जी। उसके बाद है हाउ मेनी डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर अ मीटिंग विद रेजोल्यूशन रिक्वायर स्पेशल नोटिस। तो हम ये बात कर चुके हैं, स्पेशल नोटिस ऊपर भी अभी बात किया 28 दिनों के लिए होता है, 28 डेज चाहिए, स्पेशल नोटिस 28 डेज का होता है। फिर है वेयर मेंबर होल्ड सफिशिएंट वोटिंग राइट्स टू रिक्वेजिशन अ रेजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग हाउ मच नोटिस इन एडवांस ऑफ द मीटिंग मस्ट दे गिव टू द कंपनी। जहां पर मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है कि रेजोल्यूशन वो मेंबर्स रिक्वायर करें कि मीटिंग कॉल करनी है, ठीक है, मीटिंग होनी चाहिए, शेयर होल्डर्स कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर उनके पास वो वोटिंग राइट्स वाला क्राइटेरिया है, वही 5% वाला वो है बिल्कुल, तो उन्हें कितने टाइम पहले एडवांस कंपनी को बताना है कि यार हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग मीटिंग रखें। कितने टाइम पहले कंपनी को उन्होंने इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो उन्होंने कंपनी को एटलीस्ट जो है 6 वीक्स पहले इन्फॉर्म करना है। ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ था उसमें, तो आप ये याद कर लीजिएगा कि अगर मेंबर्स चाहते हैं कि जनरल मीटिंग हो, ठीक है, और उनके पास सफिशिएंट वोटिंग राइट्स भी हैं जो होने चाहिए मेंबर्स के पास जो ये रिक्वेस्ट पुट अप कर सकते हैं, तो एटलीस्ट 6 वीक्स बिफोर द मीटिंग उन्होंने उनको इन्फॉर्म करना है कि यार हमें आपको मीटिंग रखनी है, ठीक है, डायरेक्टर्स को बेसिकली। लास्ट में है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ प्रॉक्सी एट जनरल मीटिंग। तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि प्रॉक्सी कौन होता है, जो बंदा किसी शेयर होल्डर के बिहाफ पे चला जाता है। शेयर होल्डर फॉर एग्जांपल बीमार है, वो नहीं आ सकता मीटिंग में, तो उसके बिहाफ पे जो बंदा गया वो प्रॉक्सी कहलाता है। तो प्रॉक्सी के पास वही बेसिकली राइट होता है कि जब वो मीटिंग पे जाएगा, ठीक है, तो मीटिंग पे टू वोट ऑन शो ऑफ हैंड्स बट नॉट अपोज। तो ये अगेन इस चीज का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। कि मैंने आपको बात बता दी है कि प्रॉक्सी जो है वो ये जाके नहीं कहेगा कि जी शो ऑफ हैंड पे वोट होना चाहिए, मैं पोलिंग में नहीं शामिल होऊंगा, ठीक है, इस चीज का इससे ताल्लुक ही नहीं है।
टू स्पीक एट मीटिंग, हाँ, जो जिसके बिहाफ पर वो गया है वो उसके बिहाफ पर वो बोल सकता है, बिल्कुल उसका राइट है। टू रिक्वेजिशन है रेजोल्यूशन एट द मीटिंग, नहीं, ये वो नहीं कर सकता। टू डिमांड अ पोल, कि हाँ पोल अब स्टार्ट किया जाए, या फिर जब वो पूछते हैं कि क्या वोटिंग होनी चाहिए, बाय पोल होनी चाहिए या बाय शो ऑफ हैंड होनी चाहिए, तो वो डिमांड कर सकता है कि यार पोल के थ्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो उसके पास राइट्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू मीटिंग, क्योंकि उसके पास राइट्स वही होंगे जो विद रिस्पेक्ट टू मीटिंग्स ही होंगे, ठीक है। तो ये दो इसके राइट्स हैं।